हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले PYQ का ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लिखा है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है हमारे इंडिया में? तो इंडिया में ही जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो जुडिशरी की पावर है, ठीक है, मतलब लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बताने की और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की, उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। दूसरा है कि जुडिशरी की पावर लॉज की विजडम को क्वेश्चन करने की कि ये लॉ सही भी है कि नहीं, ठीक है, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है। या पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। मतलब ऐसे लॉज को एक तरीके से रिव्यू करने की जिनका एसेंट अब तक प्रेसिडेंट ने दिया ही नहीं है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि वो पावर जुडिशरी की जो कि खुद की जजमेंट को रिव्यू करना, गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। मतलब अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू करना कि ये हमने बात पहले कही थी जुडिशरी के द्वारा, अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं। तो भाई ये इसकी दूसरी पावर है, ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं आती, ठीक है, ये सेल्फ करेक्शन वाली है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, जैसे कि टिक पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगला है Consider the following statements. The Constitution of India defines its structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर, जो अपना स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी के उसमें मतलब डिफाइन करता है। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. और जो जुडिशियल रिव्यू का जो मतलब ये इसलिए दी गई है पावर, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि सिटीज़न की लिबर्टीज़ को जो है मतलब सेफगार्ड किया जा सके और जो आइडियल्स है जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस है उनको बचा कर रखा जा सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर सिर्फ इन 4 चीज़ों के ऊपर ही, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इन 4 चीज़ों के ऊपर ही डिफाइन होता है। और दूसरी, जहाँ तक दूसरी बात है, तो जुडिशियल रिव्यू है इसलिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ना कि सिर्फ सिविल लिबर्टीज़ और लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियल्स है वो, ठीक है। तो नाइदर वन नो टू। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा अमेंड किया जा सकता है, ये बात आप जानते हैं। और भाई कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और क्या क्या मतलब क्या क्या अमेंड कर सकती है, जो लॉज बनाए हैं उनको अमेंड कर सकती है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही चाहे किए गए हों वो भी, ठीक है। हु विल कीप द वॉच ऑन दिस होल प्रोसेस? देखो, पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है? ऑर्डर पास करती है। स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है, ऑर्डर पास करती है। तो भाई ये सब कुछ सही हो भी रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा, या ये सब की एक तरीके से इन पर वॉच कौन रखेगा? तो वो होगा ऑफ कोर्स हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये है जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी, थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, इट इज़ जुडिशरी। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ द जुडिशरी है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो जुडिशियल रिव्यू एक पावर है, ठीक है, एक पावर है जुडिशरी की, जिसमें वो जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर पास किए हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर, तो वो उसको एग्जामिन करता है, उसको रिव्यू करता है, ठीक है। अगर वो वायलेटिव पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायलेंस पाए जाते हैं, देन उनको इलीगल साबित किया जा सकता है, ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड कहा जा सकता है बाय जुडिशरी। और ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो प्रोविजंस है वो कुछ आर्टिकल्स में हमको देखने को मिलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल है? एक तो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 12 के बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बाद, देन उसके बाद आर्टिकल 32 है जो हाई कोर्ट को देता है, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 226। ओरिजिन देख लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है। मिडनाइट जज,
भाई इसका जो ओरिजिन है जुडिशियल रिव्यू का वो यूएसए से आया है। जुडिशरी से रिलेटेड PIL ले लो आप, या फिर जुडिशियल रिव्यू ले लो, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म ले लो, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ले लो, ये सब कुछ हमने एकदम से यूएसए से ही लिया है, ठीक है। क्योंकि यूएसए में जुडिशरी का रोल काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ पर तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं ना, तो इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं इवोल्व है जुडिशरी। और भाई यूएसए जो है इसका ओरिजिन यूएसए में हुआ है, और ये सबसे पहले जब देखने को मिला था ये वाला कॉन्सेप्ट वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में देखने को मिला था बाय जॉन मार्शल, ठीक है। भाई एक केस हुआ था 1803 में यूएसए में जिसका नाम था मार्बरी वर्सेस मेडिसन, और उसमें जो जॉन मार्शल थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और तब जॉन मार्शल क्या थे, वहाँ के चीफ जस्टिस थे, CJI थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ओके। और ये थे मार्बरी और ये थे मेडिसन, जिनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, फोटो। और इंडिया में अब हमें पूरी स्टोरी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन प्रेसिडेंट जॉन एडम थे, फिर थॉमस जेफरसन थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम सीधा इंडिया की बात करते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इंडिया में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रखी है जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए इस पावर को कर्टेल नहीं किया जा सकता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको बदला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, ठीक है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने क्लासीफाई किया है जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरीज में, ठीक है, 3 कैटेगरीज में इन जस्टिस ने इसको क्लासीफाई किया है। एक तो होता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कोई लेकर आए हो और उसके बाद उसका रिव्यू चल रहा है, ठीक है। एक होता है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए हैं, ठीक है, वो, या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं, ठीक है। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज़ अंडर द स्टेट, स्टेट के अंडर में जितनी भी अथॉरिटीज़ आती हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, उन सब के देखना कि वो क्या एक्शन कर रही हैं, ठीक है, यूनियन और स्टेट दोनों के, तो वो सब भी जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, ठीक है, स्टेट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो सब भी। सुप्रीम कोर्ट ने पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर को बहुत सारे केसेस में यूज़ किया है। सो लेट्स सी वो कौन कौन से हैं। एक तो 1967 का गोलकनाथ केस, ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस था 1967। फिर बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, क्योंकि जब इंदिरा गांधी बैंक्स को नेशनलाइज कर रही थी। प्रीवी पर्सेस एबोलिशन केस 1971, ओके, प्रीवी पर्सेस एबोलिशन केस 1971 की जो प्रीवी पर्स का जो मतलब प्रावधान है जो कि लोगों को दिया गया था, नहीं हाँ आई थिंक वही है, ठीक है, वो एबोलिश कर दिया गया था इंदिरा गांधी के काल में ही। केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें इन्होंने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 एंड एनजेक एक्ट 2014 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड, ठीक है। भाई मतलब जो सरकार एक एक्ट लेकर आई थी एनजेक, ये शायद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट था, शायद कुछ ऐसा ही, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसमें क्या हुआ था, मतलब जो जजेस है उनको जो है अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसमें पीएम भी थे और मतलब सरकार के भी कुछ आदमी थे। तो इसको जो है 2015 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 99th, ठीक है, 99th, तो इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 वाला वो हुआ था 2014 में, और ये फिर मतलब इसका रिव्यू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में। तो इन्होंने इसको नल एंड वॉइड कर दिया था कि ये नहीं चलेगा, ठीक है, जो पहले वाला है ना, जो पहले से मतलब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता आ रहा है वही चलेगा, ठीक है। तो इसमें भी जुडिशियल रिव्यू का ही यूज़ किया गया था। अब इसके जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। एक तो जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको अपहोल्ड करके रखना, दूसरा फेडरल इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करके रखना सेंटर और स्टेट के बीच में, और तीसरा है फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट करना। ये है इसके फ़ायदे।
और बहुत सारे मतलब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशियल रिव्यू की पावर की सिग्निफिकेंस को पॉइंट आउट किया है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको बताया है। और ये बहुत सारे केस थे ये वाले जहाँ पर इन्होंने कहा है, ठीक है। किस किस चीफ जस्टिस ने कहा है ये भी लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस कान्या ने A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में 1950 में इसको कहा था। चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस V.G. रो 1952 में कहा था। जस्टिस खन्ना ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 वाले केस में कहा था। जस्टिस भागवती ने इन राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 केस में कहा था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 वाले केस में। और चीफ जस्टिस अहमदी ने कहा था L. चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 वाले केस में। जस्टिस रामास्वामी इन SS बोला वर्सेस BD सरदाना ने कहा था 1997 वाले केस में। जिस्ट ऑफ ऑल, इन सब की झलक देख लेते हैं अब एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम एंड फॉर ए स्टैट्यूट लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी इन कन्फॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर कोई लॉ लेकर आया जाता है, कोई स्टैट्यूट लेकर आया जाता है, तो उसको कन्फर्मेशन में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और ये जुडिशरी के ऊपर है कि वो डिसाइड करे कि कहाँ क्या ये इनेक्टमेंट सही है कि गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस प्रोविज़न देता है जुडिशियल रिव्यू के लिए और ये स्पेशली ट्रू है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में, ठीक है, जिसमें कोर्ट को जो है रोल दिया गया है सेंटिनल ऑफ द क्वी वाइव, ठीक है, सेंटिनल ऑफ द क्वी वाइव का रोल दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के उसमें। तीसरा पॉइंट है कि जब तक फंडामेंटल राइट्स एक्सिस्ट करते हैं और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जब तक जुडिशियल रिव्यू भी एक्सरसाइज में रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको सेफ गार्ड किया जा सके और उनको देखा जा सके कि वो गारंटी हो रहे हैं कि या नहीं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लेग्स है, ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है, तब तक गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इसका अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कोर्ट को ये डेलिकेट टास्क दिया गया है ये डिटरमाइन करने का कि हर एक गवर्नमेंट की ब्रांच के पास क्या क्या पावर है, वो लिमिटेड है या नहीं, और अगर है तो लिमिट्स क्या है, और कोई भी एक्शन अगर उस लिमिट से बाहर जाता है तो उसका क्या अंजाम होगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया से वर्ड्स हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखे हुए हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। और लॉस की वैलिडिटी बताने के साथ साथ जो जजेस के फंक्शन है वो क्या है, अगर कोर्ट्स जो है इस अपनी पावर से डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है, तो अगर वो किया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगे एक तरीके से बस एक गहनी एडॉइनमेंट, मेयर एडॉइनमेंट, बिकॉज राइट्स विदाउट रेमेडीज आर एज रिट इन वाटर। अगर राइट्स हैं और रेमेडीज़ नहीं है उसके साथ तो वो ऐसे है जैसे रिट वाटर में, ठीक है। एक कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अनकंट्रोल्ड, एक कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अनकंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये टास्क दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का और उनको पावर दी गई है उसको इंटरप्रेट करने की। जो फाउंडिंग फादर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत ही वाइजली इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान को रखा है। जो जुडिशियल रिव्यू का फंक्शन है, ठीक है, वो एक एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है खुद में। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडजस्ट करता है नई कंडीशन और नई टाइम की नीड्स को एडजस्ट करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर है जुडिशियल रिव्यू के बारे में लेट्स सी। जो जुडिशियल रिव्यू फ्रेज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, और जो प्रोविज़न है कुछ आर्टिकल्स का वो इसको एक्सप्लिसिटली कन्फर करते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर को ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। इम्प्लिसिटली नहीं, ठीक है, अगर नहीं किया गया है इनकॉर्पोरेट तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्प्लिसिट है, कुछ प्रोविजंस में ये एक्सप्लिसिटली दिखाई देता है, ठीक है। लेट्स सी वो कौन कौन से प्रोविज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी लॉज होंगे जो कि डेरोगेशन में जा रहे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो नल एंड वॉइड कहलाए जाएंगे। आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी इंसान
सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन को इश्यू कर सकती है और ऑर्डर या रिट भी जारी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है रिट जारी करने का और मतलब जुडिशियल रिव्यू करने का। नहीं, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है और आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का है, ठीक है। और आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का इन सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को लेकर, ठीक है। कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कि वो सेंटर स्टेट के बीच में अगर ओरिजिनल होता है कि आप जो है बिना किसी अपील के डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ये है ओरिजिनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है, जो ओरिजिनल काम है, वो है सेंटर स्टेट के बीच इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट वगैरह को सोल्व करने का। आर्टिकल 132 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है। और आर्टिकल 133 बात करता है सुप्रीम कोर्ट का सिविल केसेस के बारे में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड व्हाट इज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिलहाल के लिए बस इसके आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट पर, 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और फिर 132 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, 133 सिविल केसेस में और 134 है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। एपेलेट ही है तीनों, 132 भी, 133 भी और 134 भी। लेकिन बस बात यह है कि कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, एक सिविल केसेस में और एक क्रिमिनल केसेस में। फिर है आर्टिकल 134A। आर्टिकल 134 जो ए है वो सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब सर्टिफिकेट की बात करता है कि अगर आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट के पास तो हाई कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो है अपीलेबल है केस ये, ठीक है। तो ये आर्टिकल 134 ये बाद में ऐड किया गया। आर्टिकल 135 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप फेडरल कोर्ट के ऊपर जो है ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करो अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 135 ये पावर देता है कि आप फेडरल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन देता है अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ निकल कर आता है तो उसमें, ठीक है। 136 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव वाली पावर देता है, ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से और ट्राइब्यूनल से, लेकिन मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़ के, ठीक है। मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़ के किसी भी कोर्ट से आप स्पेशल लीव टू अपील वाली पावर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, किसी भी कोर्ट के साथ। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द एससी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स। आर्टिकल 143 बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है किसी भी लॉ के क्वेश्चन पर और फैक्ट के क्वेश्चन पर और किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 226 है वो जो बात करता है, जैसे 32 रिट की मतलब वो देता है ना परमिशन सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे हाई कोर्ट को रिट की परमिशन देता है आर्टिकल 226। लेकिन वहाँ पर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में ये अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिट का दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट को जो रिट का पावर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए नहीं दिया गया है, फॉर एनी अदर पर्पज़ ऑल्सो, ठीक है। मतलब किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं उसको, जहाँ पर एनी अदर पर्पज़ नहीं लिखा वहाँ पर लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को पावर देता है कि आप जितने भी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में उनके ऊपर आप पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। बस मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल को छोड़ के, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स, मार्शल कोर्ट, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स वगैरह पर ना ही तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल लीव टू अपील वाली पावर है वो यूज़ होगी और ना ही हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर अपना कोई ज्यूरिसडिक्शन या कोई मतलब एक तरीके से सुपरिंटेंडेंस दिखा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 245 जो है वो टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है लॉज का, ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 245 बताता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं उसका एक्सटेंट क्या होगा और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने बनाए हैं उसका एक्सटेंट क्या होगा, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कि वो कहाँ कहाँ पर लागू होंगे।
आर्टिकल 246 बताता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। लॉज के सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं, जो पार्लियामेंट बनाए और जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, ठीक है। यानी किन किन सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और किन किन सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ये 246 में लिखा हुआ है। 246 से ही अटैच है हमारी 7th शेड्यूल, जो कि बताती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट के बारे में बात करती है। आर्टिकल 251 एंड 254 बात करते हैं कि अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में मतलब कोई केस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेंट्रल लॉ परवेल करेगा और स्टेट लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 372 बात करता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैसे कॉन्टिन्यूएंस में रह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 372 इसकी बात करता है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कहाँ पर है, कहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है। वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की या किसी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट की, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 3 ग्राउंड पे चैलेंज की जा सकती है। 3 ग्राउंड में चैलेंज की जा सकती है। वो 3 ग्राउंड कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे तो, ठीक है, पार्ट 3 वाले को। अगर ये उस अथॉरिटी के कॉम्पिटेंस से बाहर है जिसने इसको फ्रेम किया है, मतलब ऐसा नहीं था कि इस मैटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता था और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, तो ये अथॉरिटी ये है ना कि इसके एम्बिट से बाहर था, ये कॉम्पिटेंस में नहीं था इसके सब्जेक्ट मैटर, लेकिन फिर भी उसने बना दिया, तो भाई फिर भी जुडिशियल रिव्यू होकर उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 चैलेंज, एक तो ये चैलेंज हो गया। फिर है इट इज़ रेपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कन्फर्मिटी में नहीं आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है और ये कुछ कह रहा है, ठीक है, लॉ जो है उल्टा जा रहा है उससे, तो तब भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। देयर आर 3 ग्राउंड्स। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से नहीं स्टार्ट होता, सॉरी, बस ये बोल रहे हैं कि कैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेरिकन जो जुडिशरी है उससे पावर कम है हमारे जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। कैसे? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है, और इसमें जो है मतलब लॉ को वायलेटिव माना जाता है इस बेसिस पर नहीं कि मतलब वो सिर्फ अनलॉफुल है, बल्कि इस बेसिस पर भी कि जो प्रोसीजरल ग्राउंड है वो अनरीजनेबल है, ठीक है। मतलब इसमें जो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे हमारा जो मतलब जैसे हम हैं, पार्लियामेंट कोई लॉ बना चुका है और वहाँ से मेजोरिटी से पास है वो अच्छी तरह, ठीक है, और फिर उसको इन्फोर्स कराया जाता है और कोई इंसान जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि भाई ये देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पार्लियामेंट कहेगी कि भैया अब उन्होंने लॉ बना के पास किया है, जिन्होंने बनाया है वो तुम्हारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको भेजा गया था वहाँ पर, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो लॉ की जो विजडम है उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसको अनरीजनेबल नहीं कह रहे, या फिर उसकी जो प्रोसीजर है उसको अनरीजनेबल नहीं कह रहे। हालांकि ये पहले था, अब तो बहुत इवॉल्व हो चुका है हमारे इंडिया में भी, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ ही वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वो लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर लॉ की विजडम को एक तरीके से किया जाता है क्वेश्चन कि ये आप क्यों कर रहे हो, ये क्यों अनरीजनेबल सी प्रोसीजर रखी है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। ये तो ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है। और भाई जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है वो क्या है, हियर कोर्ट्स वाइल डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एग्जामिन ओनली सब्सटेंसिव क्वेश्चन। इसमें कुछ सब्सटेंसिव क्वेश्चन को ही एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, जब किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वेदर द लॉ इज विद इन द पावर, मतलब सब्सटेंसिव क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये कि जो मतलब जिसने वो अथॉरिटी ने लॉ को फ्रेम किया है वो उसकी कॉम्पिटेंस में था कि नहीं, उसको अथॉरिटी थी कि नहीं उसको ऐसा करने की या नहीं, ठीक है। तो प्रोसीजरल ग्राउंड्स के ऊपर वो मतलब नहीं जाता, उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता कि वो वहाँ तक जाए, ठीक है। मतलब वो जो है आपको एग्जीक्यूटिव के खिलाफ तो प्रोटेक्ट कर सकता है बट नॉट अबाउट द लेजिस्लेचर। जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है इंडिया वर्सेस यूएसए में वो ऐसे भी अलग है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है अमेरिकन कोर्ट्स के द्वारा जो एक्सरसाइज की जा सकती है, उसने हैव मेड क्रिटिक्स टू डिस्क्राइब इट एज थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर एज सुपर लेजिस्लेचर, ठीक है। अब उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को वहाँ के थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, सुपर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है।
और इंडिया में हम ऐसा कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एज इन ब्रिटेन ऑल्सो हम नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, लेकिन जो इंडिया में पाया जाता है एक्चुअल में वो सिंथेसिस है दोनों का, ठीक है। अमेरिकन प्रिंसिपल जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी का वो भी, और ब्रिटिश प्रिंसिपल जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का वो भी, ठीक है। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी होता है और ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इन दोनों को प्लस कर दो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों का सिंथेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होता है 9th शेड्यूल का। तो देखिए 9th शेड्यूल के बारे में क्या क्या बातें हैं वो थोड़ी सी हम उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेजिस्लेचर के सामने लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है भाई। हमारे यहाँ पर एक DPSP में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39C, जो कि बाद में ऐड किया गया था वैसे तो, ठीक है। आर्टिकल 39C प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। भाई कुछ ही लोगों के हाथ में हम सारी वेल्थ को नहीं दे सकते, ठीक है, हमें जो है इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये आर्टिकल 39C में लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इफेक्ट में लाने के लिए ज़मींदारों से लैंड को एक्वायर करने लगी, ठीक है, लैंड को एक्वायर करने लगी। लेकिन ये तो वायलेशन हो गया आर्टिकल 31 का। कैसे? क्योंकि आर्टिकल 31 में तो लिखा है कि मतलब जो भी अगर कोई सरकार जो है पब्लिक पर्पस के लिए किसी की लैंड लेती है तो उसको अच्छे से कंपनसेशन करना चाहिए, ठीक है, कंपनसेट उसको करना पड़ेगा उनको। भाई देखो मैं फिर से समझा देती हूँ, आर्टिकल 39C है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है। उसको इफेक्ट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने जमींदारों से उनकी ज़मीनों को हड़पना शुरू किया, एक तरीके से लेना शुरू किया। लेकिन ज़मींदारों ने कहा कि भाई ये तो हमारे वायलेशन है आर्टिकल 31 का, क्योंकि हमारी ज़मीनें ली जा रही हैं लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उसने। लेकिन भाई गवर्नमेंट पैसा कहाँ से दी, क्योंकि इन्फेंसी में थी उस टाइम पर हमारी डेमोक्रेसी, तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट स्टिल गो अहेड एंड एक्वायर द लैंड तो इंडिविजुअल कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा आर्टिकल 13 के और 32 के बेसिस पर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लॉ को फंडामेंटल राइट के वायलेशन के वो कहते हुए उसको कर देती है नल एंड वॉइड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आपका लॉ है आर्टिकल 39C वो एक्चुअल में एक तरीके से फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेकर आई पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने उसने ऐड कर दिया उसमें 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31B, ठीक है। आर्टिकल 31B लेकर आई वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, और उसमें उसने ऐड कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक वो भी हुआ था ना जो चंपकम दोराय राजन केस था, ठीक है, वो भी हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 9th शेड्यूल आती है, आर्टिकल 31B आता है, ठीक है। तो फिर आर्टिकल 31B में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। अब ये देखते हैं कि 9th शेड्यूल में क्या था एक्चुअल में। ये जो आर्टिकल, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, 31B के द्वारा लाया गया था 9th शेड्यूल, वो एक्चुअल में है क्या। कुछ ऐसे लॉज वहाँ पर दिए गए हैं, सेंट्रल और स्टेट लॉज, जो कि कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किए जा सकते, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मतलब पहले अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसमें डाला गया था, ठीक है। एक नई शेड्यूल बनाई गई, उसमें उनको डाला गया, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करके 1951 में उनमें उसको डाल दिया गया, और गवर्नमेंट ने इस सारे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेशन को इस 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, ठीक है, ऐड कर दिया, और कहा कि अब इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जितने भी लॉस मैंने इसमें डाल दिए हैं उसके ऊपर अब कोई JR नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इन स्टेट लॉज जो कि डील करते थे, मतलब ये सारे जो लॉज थे ये डील करते थे लैंड रिफॉर्म्स के साथ, ज़मींदारी एबोलिशन के साथ, और पार्लियामेंट्री लॉज डील विद अदर मैटर्स। तो पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर आप मतलब जुडिशियल रिव्यू दे सकते हो, बट नॉट ऑन दिस, जो कि हमने इंक्लूड कर दिया 9th शेड्यूल में, ठीक है। और इसमें इन्होंने 13 लॉज को मतलब ऐड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करके, और अब 282 हो चुके हैं, 282 हो गए हैं। आर्टिकल 31B कहता क्या है एक्चुअल में, ये कुछ एक्ट्स को, लेजिस्लेशन को जो कि 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए गए हैं उनको चैलेंज होने से रोकता है, ठीक है, उनको इनवैलिड नहीं होने देगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को मतलब वायलेट करते हैं तो। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट का IR कोहिलो केस जो था 2007 में, उन्होंने ये कहा था, देखो
नाइन्थ शेड्यूल को ब्लैक होल भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी जाता था फिर वो मतलब एक तरीके से जुडिशरी के एम्बिट से बहुत बाहर चला जाता था लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो केस में 2007 में ये कहा था कि कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं हो सकती जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है, जो कि 9th शेड्यूल में लॉज ऐड कर दिए गए हैं उनका ऐसा नहीं कि उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गई है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू खुद में एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको मतलब कोई 9th शेड्यूल लाकर कोई ऐसे मतलब कोई भी उसमें लॉ डालकर रोका नहीं जा सकता, उसको छीना नहीं जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर की पावर को, ठीक है। तो भाई जो लॉज प्लेस कर दिए गए हैं 9th शेड्यूल में, अगर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए हैं तो वो चैलेंज होने के लिए तैयार है कोर्ट में, लेकिन अगर वो उससे पहले हो रखे हैं, ठीक है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। देखो इन्होंने ये कहा था कि 9th शेड्यूल में जो कि इस डेट के बाद लॉज ऐड किए गए हैं और वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 19 एंड 21 को, ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर वो उनको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है वो 14, 15, 19 एंड 21। इस डेट को जो अप्रैल 24, 1973 वाली डेट थी, एक्चुअल में इसको ही क्या किया गया था, इसको ही हमारा केशवानंद भारती केस आया था, ठीक है, जो लैंडमार्क जजमेंट थी, तो इसीलिए वाइल डिलीवरिंग द अबव जजमेंट, ये मतलब केमिकल नहीं लगा रहा, वैसे ही कर रहा, केमिकल भी लगा देंगे टाइम पड़ेगा। वाइल डिलीवरिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर और भी देखो जी इस तरह बाल है मान लो